नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाकिस्तान आजकल यही कर रहा है। कल इमरान खान ने युद्ध की धमकी दी। आज पाकिस्तान के रेल मंत्री और इमरान खान के सहयोगी शेख रशीद ने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि हिंदुस्तान के मंदिरों में कोई घंटियां बजाने वाला नहीं बचेगा। शेख रशीद यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने हिंदुस्तान की आंख निकाल लेने की धमकी दी। उनके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों का अभेद्य किला है। इशारा यह कि टकराव की हालत में दुनिया भर के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ से खड़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर इस मंत्री की हैसियत दो कौड़ी की है, खुद की अपनी ही सरकार है और बातें हवाई किले बनाने जैसी। खैर, इमरान के एक और मंत्री हैं फवाद चौधरी। उन्हें लगता है कि मोदी सरकार इसलिए पाकिस्तान पर दोषारोपण कर रही है क्योंकि उसे चुनाव लड़ना है। फवाद चौधरी के मुताबिक चूंकि मोदी ने 5 साल में कुछ नहीं किया, लिहाजा वो पाकिस्तान को आगे करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। हंसी आती है ऐसी बातें सुनकर। पाकिस्तान को कम से कम अपने यहां देखना चाहिए कि वहां क्या हालात है। कटोरा लेकर इमरान खान दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं। फौज के पास रसद के लिए पैसे नहीं, कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसे नहीं। चीन को अब अपने निवेश से रिटर्न की उम्मीद न के बराबर है, लिहाजा उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की जमीन गिरवी ले रखी है और वही पाकिस्तान हिंदुस्तान की हालत खराब है ये बता रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हैसियत उतनी भी नहीं कि उसे संप्रभु देश भी कहा जा सके। वैसे दिक्कत सिर्फ पाकिस्तानी मंत्रियों के भड़काऊ बयान से नहीं, दिक्कत देश के अंदर भी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी को लगता है कि युद्ध की बातें करने वाले लोग मूर्ख हैं क्योंकि दोनों देश जो है वो एटमी पावर है। मेरा कहना है कि युद्ध की बातें की किस, भारत की तरफ से तो कोई आधिकारिक तौर पर युद्ध शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने माकूल जवाब देने की बात कही। बाकी की बातें सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में है। लेकिन सही बात यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पाकिस्तान भी इसीलिए घबराया हुआ है क्योंकि इस बार सबूत की बात नहीं, ताबूत की बात हो रही है और सीधा ताबूत भेजने की तैयारी है। अब पाकिस्तान का यही इलाज है और आज जवाब तो देना होगा में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेश कमल गोयल फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दानवीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज हमारे साथ हैं और पाकिस्तान के दुनिया न्यूज के एडिटर अरसलान भट्टी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन आप सभी से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बिना किसी ब्रेक के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज हम ब्रेक जो है वो अभी नहीं ले रहे हैं, हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले कर्नल दानवीर सिंह, पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि वो भारत की आंखें निकाल लेंगे। अब इस पर हंसा भी जाए तो किस हद तक मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता है। जिस देश की हालत है कि वो बार बार हमसे हारता है, घुटने टेकता है, जिसके टुकड़े कर दिए भारत ने, वो किस बूते कह रहा है कि वो भारत की आंखें निकाल लेगा। देखिए, अब अपना मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो इसको इस प्रकार से कहना पड़ेगा। वो अपने आम पाकिस्तानियों की, शहरियों की और अपने फौज की हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनको पूरा हक है कि वो जब उनके सामने एक बहुत बड़ी हार की चुनौती खड़ी है तो वो अपनी जो पस्त फौजी हैं और जो निराश जो वहां के शहरी हैं उनकी हल्लाशेरी करें और इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो इसमें हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और बल्कि हमें अपने जगह पर बैठ के और हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए कि देखिए कितना। सर, लेकिन एक बात जो बार बार ले आई जाती है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से लाई जाए या पाकिस्तान का फेवर करने वाले कुछ अपने ही मुल्क में बैठे लोग ले आए, कि दोनों जो हैं वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, एटमी पावर वाले देश हैं। क्या भारत जब रिएक्ट करने जा रहा है इस हमले के बाद तो कहीं से भी इस पर भी सोचने की जरूरत है कि एटमी देश है पाकिस्तान, क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए, ये सोचने की जरूरत है क्या? आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए कि जब पाकिस्तान जब दहशतगर्दी के हमले करता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, चाहे वो 26/11 का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हमला हो या कई सारे हमले और अभी लेटेस्ट जो है पुलवामा का हो, क्या कभी पाकिस्तान ने सोचा कि हिंदुस्तान एटमी मुल्क है? तो अगर पाकिस्तान ने हमला करते समय कभी नहीं सोचा कि हिंदुस्तान एटमी मुल्क है तो हमें भी ये फालतू की जो बेकार की बातें हैं इसको नहीं सोचना चाहिए।
उसका कारण ये है कि एटमी जो हथियार है ये पॉलिटिकल टूल है, ये मिलिट्री टूल नहीं है, ये पॉलिटिक्स का टूल है। और कोई भी मुल्क जो आत्महत्या नहीं करना चाहता वो इस प्रकार के ये हथियार इस्तेमाल करेगा। और मैं आपको पूरी यकीन दहानी दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान किसी भी सूरत हाल में एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लोगों को भड़काने के लिए और किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए ये बोला जाता है। ये पाकिस्तान को भी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता और हिंदुस्तान को भी मालूम है कि हम भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते इस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए। तो न्यूक्लियर लड़ाई के और मौजूदा हालात के बीच में काफी सारा स्पेस है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अपना जो एम है और जो मुद्दा है उसको हम हल कर सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, महबूबा मुफ्ती के साथ तो आपने सरकार चलाई काफी दिनों तक, वही महबूबा मुफ्ती आज कहने लगी कि युद्ध की बात करने वाले मूर्ख हैं। एक तो युद्ध की बात की किसने? अभी तक तो मैंने ये शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से तो सुना नहीं, लेकिन जो लोग अपने मुल्क में बैठकर ऐसी बातें करते हैं, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? और क्या जो पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है उसके बारे में विचार करने की भी जरूरत है क्या? देखिए, उनकी गीदड़ भभकी से हमको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। गीदड़ हमेशा भभकी ही देता है और जब सिंहनाद होता है तो गीदड़ दुम दबाकर भाग जाता है, ये जंगल का नियम है। तो कृपा करके किसी की गीदड़ भभकी से भारत को कहीं से भी सशंकित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात जो आपने कही, महबूबा मुफ्ती जैसे जो तत्व हैं, और महबूबा मुफ्ती चूंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी सरकार के बावजूद अपनी जो नीतियां थी अलगाववादियों को समर्थन देने की, आतंकवादियों के प्रति प्रेम भाव रखने की और पाकिस्तान के प्रति सतत उनके मन में जो स्नेह का भाव उठता था, इसी कारण उनकी सरकार से समर्थन वापस लिया गया और इसी कारण हम उनकी सरकार को गिराकर वहां पर राज्यपाल शासन, कालांतर में राष्ट्रपति शासन आया। लेकिन सिर्फ महबूबा मुफ्ती तक बात नहीं रहती ना सुशांत जी, ये सिद्धू जैसे लोग भी बातें करते हैं, ममता बनर्जी भी खड़ी होकर यही इसी तरह की भाषा बोलती है। कालांतर में ध्यान में आएगा बहुत सारे तथा कथित सेकुलर नेता इस तरह की, जैसे पुलवामा हमला हुआ, आप बेहतर ढंग से जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने यहां तक इस नैरेटिव को बनाने की कोशिश की कि चुनाव आने के कारण यह हमला विधिवत कराया गया है। और बाद में ममता बनर्जी ने इस बात को, इमरान खान की भाषा और ममता बनर्जी की भाषा लगभग एक समान है, सिर्फ उसमें शब्दों का अंतर, यहां वहां जो शब्द आगे हों पीछे चले गए, पीछे से के शब्द आगे चले आए। हमारे बहुत सारे पत्रकार बिरादरी के भी लोग, उन्होंने जिस तरह से कश्मीरियों पर हमले की बात, कि पूरे देश में कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की। तो हमारे देश में एक इकोसिस्टम स्वाभाविक तौर पर है और वो इकोसिस्टम बारंबार जो है भारत को ही घेरने का दुष्कर्म करता है, सरकार चाहे जिसकी हो। सर, हम पाकिस्तान के लिए तो कह रहे हैं कि सबूत नहीं, ताबूत नहीं, पाकिस्तान जो लोग यहां बैठकर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो ये इकोसिस्टम पाकिस्तान की मदद के लिए बनाते हैं, उनको क्या देंगे? सुशांत जी उसी बात पर मैं आ रहा हूं, सुशांत जी उसी बात पर मैं आ रहा हूं। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके प्रश्न के उत्तर देने पर ही मैं आ रहा हूं। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ भी हमको, जिस तरह से एक जमाने में पोटा एक्ट लाया गया था और उस पोटा एक्ट में पहले जैसे जयललिता ने जैसे लिट्टे के समर्थन में वाइको ने बात की और वाइको के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये समय इस तरह का है कि इस तरह के तत्वों के खिलाफ भी पोटा जैसे कानून लाकर उन पर कार्रवाई पे तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे ही शो में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर बोलते रहे तत्काल जो है सिद्धू पे कार्रवाई करे बीजेपी, हम साथ देंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप कार्रवाई करेंगे क्या? कार्रवाई यही करेंगे कि उन पर सेडिशन का एक चार्ज लगा देंगे और सेडिशन का चार्ज लगाते ही किसी पर सेडिशन का चार्ज लगता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोग भारत के विरोधी नारे लगाते, सेडिशन का चार्ज लग जाता है, जेएनयू में सेडिशन का चार्ज लगने के बाद किस तरह का कोलाहल मचता है, कांग्रेस करती है, सेकुलर दल करते हैं और इकोसिस्टम करता है। क्या फर्क पड़ता है? इकोसिस्टम जब आप ये सोच के बैठे हैं कि इस बार तो आर्या पार पाकिस्तान से होगा तो आर्या पार इधर बैठे लोगों से भी कर ही लीजिए। सुशांत जी, नहीं निश्चित तौर पर, नहीं निश्चित, वही मैं कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि आर्या पार में पार वाले को तो मारेंगे ही, आर वालों को भी सबक सिखाए जाने की
आवश्यकता है। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था के भीतर क्या दो हम बातें कर रहे हैं, एक तो पाकिस्तान को सबूत नहीं ताबूत की बात कर रहे हैं, और दूसरा जिस इकोसिस्टम का जिक्र कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी की यहां पर लोग रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना, ये याद दिलाना पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, ऐसी चीजें कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई, ये दोनों किस लिहाज से होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपने एक सवाल जो पूछा था कर्नल दावरी जी से, मैं उसका छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि कोई भी न्यूक्लियर पावर जब बनता है तो उसका एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता है जिसमें साफ ये एक्सप्लेन किया जाता है कि किस किस कंडीशंस में न्यूक्लियर वेपन्स काम में लिए जाएंगे। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो है कि अगर कोई भी अटैक उसके अगेंस्ट होगा, दैट मीन्स कि सीज फायर लाइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी एक्शन होगा उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री के खिलाफ के क्रॉस में, तो वो न्यूक्लियर वेपन काम में लेने के लिए स्वतंत्र है। वो भारत का है कि नो फर्स्ट यूज, कि हम पहले कभी काम में नहीं लेंगे, तो थोड़े बंधन होते हैं। न्यूक्लियर वॉर इतने आराम से शुरू नहीं होती है, लेकिन ये बात सही है कि हमारे हाथ में न्यूक्लियर पावर बनने के बाद में थोड़ी सी एक लिमिटेशन हो जाती है कि कहां कहां पर हम काम में ले सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि हम युद्ध अगर आरंभ करेंगे भी तो कहां खत्म होगा, और यही अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि आरंभ करना आसान है, खत्म कहां होगा। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि युद्ध के अलावा भी सामरिक तौर पर और काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, और मैं खाली यहां पर पॉलिटिकल या आइसोलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, और भी काफी सारे ऑप्शंस सामरिक तौर पर हैं जो युद्ध के अलावा भी होते हैं, और वो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और उनको लेने से कोई रोक टोक नहीं है अभी तक। तीसरी चीज ये है कि आर्या पार, अब ये देखिए आर्या पार एक रेटरिक बन चुका है कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क में ऐसी है कि मैं नहीं समझता हूं कि अभी आप यहां के जो आर के लोग हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे। आपने सिद्धू साहब का जिक्र किया, एक्शन नहीं ले पाए, कुछ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये नहीं। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि युद्ध इस वक्त सोचना भी मूर्खता है, आपको लगता है ये मूर्खता है? अब उनका कहने का तरीका अलग है कि मूर्खता है क्या है, लेकिन मेरे ख्याल है युद्ध के बारे में अगर विचार करना भी है तो विचार को काफी गंभीरता से लेना होगा। ठीक है, मैं सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपके पास और मनीष जी आपके पास भी आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तो पाकिस्तान को जो जवाब देना है उसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, जवाब तो देना होगा हमें। सबूत की जगह ताबूत का जिक्र, और जो लोग हिंदुस्तान में बैठकर युद्ध को मूर्खता बता रहे हैं उन पर भी चर्चा हम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए, उनका क्या जवाब है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के प्रवक्ता, सुरेश कुमार गोयल फॉर्मर डिप्लोमेट, कर्नल दानवीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इंडिया न्यूज के बने हुए हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्या पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये लोग जो याद दिला रहे हैं उसको याद करने की जरूरत है क्या आज जवाब देते हुए? और युद्ध एक मूर्खता है बताने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ क्या आप लोग भी हैं कि युद्ध की तरफ सोचना ही नहीं जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो 40 हमारे फौजी शहीद हुए 14 फरवरी को पुलवामा में, और उसके बाद रिटेलिएटरी एक्शन में 4 और फौजी और एक पुलिसमैन, तकरीबन 45 सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, और उनके परिवारों के साथ इस गम के मूवमेंट में मैं उनके साथ हूं। जहां तक बात है इमरान खान के बयान की और पाकिस्तान ने जिस तरह से बात करी है, मैं समझता हूं सिर्फ उन्हें अपने माजी को देखना चाहिए, इतिहास को देखना चाहिए, तारीख के पन्नों को पलटें और देखें कि जब जब पाकिस्तान ने इस तरह की कोई हरकत करी है, और भारत ने किस तरह से 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को तोड़ के पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया था, वो भी हमें याद करना चाहिए। 1999 भी याद करना चाहिए उन्हें, ये सब बातें उन्हें याद करना चाहिए, और तब हमसे वो ऐसी कोई बात करें कि वो रिटेलिएट करेंगे। इस तरह की बातों के अलावा पाकिस्तान को, इमरान खान वहां के वजीर आजम हैं, उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो टेररिज्म उनके यहां पल रहा है, होम ग्रोन है, और वो भारत में भेज रहे हैं, और हमारे फौजी लगातार शहीद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, और सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, उससे
किस तरह से वो उसको रोके, ये उन्हें देखना चाहिए। जहां तक बात है वॉर की, आपने कहा महबूबा मुफ्ती जी ने इस तरह की बात करी, देखिए हम कैसे उनके साथ हो सकते हैं। भाजपा ने 3.5 साल सरकार चलाई है महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में, वो ज्यादा इसका अच्छा जवाब दे। तीसरी बात मैं क्या कहना चाहूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह देश के ऊपर हमला है। सरकार जो भी फैसला ले, कड़े स्टेप उठाए, उसमें हम उनके साथ हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। साफ बहुत अच्छी बात है। जबकि जब हम सत्ता में थे और विपक्ष में थे तो बहुत सी ऐसी बातें कही जाती थी जो राजनीतिक थी। नहीं, ये अच्छी बात है सर, और इसकी तारीफ हर तरफ हुई है। मनीष जी, क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए युद्ध विकल्प हो सकता है, और क्या ये सोचने की जरूरत है? नहीं, बड़ा अहम है सर, बहुत अहम। हाँ, बोल लीजिए सर, बहुत अहम है ये। सुनिए सर, ये बहुत अहम है। मुझे सुनिए सर, सुनिए, बात पूरी करने दिए 10 सेकंड। देखिए, जिस तरह कश्मीरी यूथ को कहा जा रहा है, जिस तरह पूरे देश में हमने देखा कि जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देहरादून में, बंगाल में और मुख्तलिफ बेंगलोर में, मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के कश्मीरी लड़कों पे या कश्मीरियों पे हमले करे जा रहे हैं कि वो देहरादून वाली खबर झूठी बात है भाई, वहां कोई हमला नहीं हुआ था, पकड़ के वो झूठी खबर। ये पहले मॉब लिंचिंग आप करते थे गाय के नाम पे, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, कहीं पर भी नहीं हुआ है पूरे देश में, कहीं नहीं। आप जो बंगाल वाली घटना बता रहे हैं, आप बंगाल वाली जो घटना बता रहे हैं वो इक्का दुक्का घटना है, लेकिन वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जो देहरादून वाली बता रहे थे वो सही नहीं थी, वो मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं सहमत हूं आपके साथ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देहरादून और बैंगलोर में हुआ है लोग। और सुनिए एक बात और, एएमयू की बात कर रहा हूं, एएमयू पे इन्होंने कहा कि सेडिशन का चार्ज लगाया, 14 लड़कों पे सेडिशन लगाया, और आपकी पुलिस ने, भाजपा की सरकार है, एसएसपी ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई सेडिशन का चार्ज नहीं बनता है। और हम जानते हैं किस तरह से कॉन्स्पायर करके एएमयू को टारगेट करके चुनाव में यूज करना है कि ये देशद्रोही नारे लगाते हैं। ऐसा कोई नारा नहीं लगा है, ये कॉन्स्पिरेसी है। और भाजपा के सर, अगर कोई नारा नहीं लगा है, सर, अगर कोई नारा नहीं लगा है तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी, लेकिन जो नारा लगा है उस पर भी कार्रवाई होगी। और देश में अलग अलग जगहों पर लगा है, ये भी सच्चाई है। ट्विटर पर भी लोग लिख रहे हैं, ये भी सच्चाई है। फेसबुक पे भी लोग लिख रहे हैं, ये भी सच्चाई है। किसी स्टूडेंट ने लगाया, ये एक साजिश है भाजपा और संघ परिवार। कोई साजिश नहीं है सर, ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो अलग बात है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। हमारा मुद्दा जो है हम उसी पर रहते हैं। ट्विटर पे मत जाइए, मैं वहीं का तालिब इल्म हूं, 10 साल पढ़ के आया हूं और सारी रिपोर्ट ली है। आप ये मत कहिए नारे लगे, या तो तफ्तीश करिए सही से। मैं एएमयू का नहीं कह रहा हूं, मैं ट्विटर का कह रहा हूं। टेररिस्ट कहती है और उसके बाद बीजेपी के नेता माहौल बिगाड़ते हैं। सुशांत, मेरा ये कहना है मैं एएमयू की बात कर रहा हूं। अरे जनाब, बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे सेडिशन चार्ज लगाया जा रहा है। अरे सर, जिसके खिलाफ नहीं सबूत होगा नहीं रहेगा ना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं होगा तो नहीं लगेगा। सिद्धू पे कहां लगाया? नहीं लगाया ना किसी पे। बोलिए सुशांत, हमारी चिंता की जो आपके ऊपर फर्जी सेडिशन लगा दे, आपके ऊपर अगर फर्जी सेडिशन चार्ज लग जाएगा, चोरी और सीना चोरी स्टूडेंट्स पे लग जाए तो ये अच्छी बात है। कल ये कहते हैं कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस दीजिए। अरे जनाब, इस पुलवामा हमले के हफ्ता भर पहले मसूद अजहर को आप ही के फोर्सेज ने सिक्योरिटी दी थी उनकी एक रैली में। क्या उनके पास ये इंटेलिजेंस नहीं है? और जहां तक पाकिस्तान ने आज जो बात कही, उनके तमाम जो मंत्री और जो इमरान खान के करीबी हैं, आंखें निकाल लेंगे, ये कर लेंगे। अरे पाकिस्तान, आप ये तो समझो, ना तो आप पाक हो, ना आपका कोई स्थान है। आपका अगर स्थान भारत बनाएगा तो वो केवल खाक में मिलाकर बनाएगा। हमारे साथ अरसलान भट्टी हैं पाकिस्तान से। भट्टी साहब, मुझे ये बताइए, आप लोग जितनी बार युद्ध लड़ते हैं उतनी बार हारते हैं, बेशर्मों की तरह हारते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होना पड़ता है, आपको सरेंडर करना पड़ता है। आपके मुल्क के टुकड़े कर दिए हमने, और जो युद्ध आपने छेड़ा, और उसके बावजूद आपके मंत्री कहते हैं भारत की आंखें निकाल लेंगे। क्या ऐसा करेंगे सर? इस पर तो हंसी आती है। जी, पहली बात तो ये है कि आप बार बार 1971 की जंग की बात करते हैं। 1965 में भारत के साथ क्या हुआ था, मुझे जरा ये भी जरा बता दीजिए। कोई अगर पैनल में कोई जर्नैल या आपके कोई जनरल साहब हैं या ब्रिगेडियर साहब या कोई फौजी हैं, वो भी बता दीजिए। बता दीजिए, लाहौर के बाहर तक पहुंचा। आप बता दीजिए ना क्या हुआ था सर? हर बार आप हारते हैं, हर बार बेशर्मों की तरह हारते हैं। कारगिल में क्या हुआ था? आपने अपने फौजियों की लाशें उठाने से मना कर दिया। पास को हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया था और लाहौर के गेट पर दस्तखत दे दी थी, और 2 किलोमीटर मात्र दूर लाहौर से हिंदुस्तान की सेनाएं खड़ी थी।
आपकी बुरी तरह शिकस्त हो गई थी। जैसलमेर इलाके में आपके हजारों की तादाद में सैनिक जाबाज हुए थे और काफी पैटर्न टैंक जो है खेमकरन सेक्टर में। भट्टी साहब, आपने पूछा था ना 1965 में क्या हुआ था, वो बता रहे हैं कि लाहौर से 2 किलोमीटर पहले रुके थे भारत के सैनिक, आयूब खान और आपका लाहौर भी चला जाता। ये हालत थी आप लोगों की। महसूस करना पड़ा था उस समय 1965 की। सफेद के साथ झूठ बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने सीधा पकड़ लिया है कि झूठ पे झूठ अपनी कौम को बताना। खुदा ना कभी तो सब बता दें अपने खुदा के लिए। पाकिस्तान और झूठिस्तान भी है, हमें कोई मसला नहीं है। यजीदिस्तान है, नापाकिस्तान है, आतंकिस्तान है। और जैसा बांग्लादेश किससे टूट कर बना है? होने के बांग्लादेश किसने बनाया? पाकिस्तान का नाम। बांग्लादेश किसने बनाया? ये जो बांग्लादेश का नाम है ना, ये खाके मुर्दे खाक होने वाला है। बातें करते हैं आप, इतनी झूठ बोलते हैं आप लोगों को तो इतनी अकल नहीं है कि बात क्या करनी है क्या नहीं करनी है। अपने लोगों को कम से कम सच तो बता दें भाई। अच्छा, आपसे सब यकीन है कि बात क्या करनी है। कभी मूल्यांकन करने लगा अपने लोगों को सच शैतान और सच का भट्टी, मुझे आप ये बताइए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि आपका इतिहास है बार बार हारने का, इस बार आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप भारत की आंखें निकाल लेंगे? हर बार आप हारते हैं, हर बार हारते हैं और बेशर्मों की तरह हारते हैं। किसने कही ये बात किसने कही आंखें निकालने की? पहले तो मुझे ये बता दे, क्लियर कर दें जरा। आपके रेल मंत्री हैं, उन्होंने कही। बिल्कुल दुरुस्त। बात यह है कि क्या आप लड़ाई कर सकते हैं? आप कभी पाकिस्तान में एंटर हो सकते हैं? आपने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक किया, ड्रामा किया, आज से नहीं पिछले 1.5 साल से आप उसको बेच रहे हैं। खुदारा उसको एंटर हुए, लाहौर में घुस के मारा है, बांग्लादेश तोड़ दिया है। आज चाहे तो बांग्लादेश तोड़ दिया, पाकिस्तान लिए रहे जिस दिन घुस गए उस दिन क्या होगा? जिस दिन घुस गए उस दिन क्या होगा? मुझे तो लग रहा है इमरान खान इसलिए लग रहे हैं कि इस बार लग रहा है घुसने वाले हैं। कगार पर खड़े हैं। आपकी आंखें नहीं निकालेंगे, आपको यहाँ पे आने नहीं देना हमने। बच्चों वाली बात करते हैं आप। कौन लड़ सकता है मुझे बताइए? हम लड़ सकते हैं, आप लड़ बताइए। हम लड़ सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, कोई भी नहीं लड़ सकता। मैं आपको जरा सा रोक रहा हूँ, इस वक्त दर्शकों को जरा हेडलाइन बता दूं, फिर मैं डिबेट करूंगा। आपकी छाती पर चढ़कर कूद सकते हैं, लेकिन हमारा संयम है कि हमने एक मिनट बस हेडलाइन बता के लौट रहा हूं। हमारा संयम है। हम चर्चा में लगातार बने हुए तमाम मेहमानों के साथ कर्नल दानवीर सिंह, हम मूर्खता की बात कर रहे थे। जो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि जो युद्ध की बात करे वो मूर्ख होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कैसे मूर्खता कूट कूट के लोगों में भरी है अभी हमने सुना। आप जरा दर्शकों के लिए ये बताइए, कह रहे हैं कि हम घुस नहीं सकते, इनके यहां घुस के अमेरिका ने लादेन को मार दिया, हमने घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, युद्ध में जब जब आए तब तब इनको घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, फिर भी ये बेशर्मी से कहते हैं कि आप हमारे यहां घुस नहीं पाएंगे। देखिए, ये कुछ भी बोलते रहे, इनको भी मालूम है कि हम कितने बलशाली हैं और कितनी आसानी से घुस भी पाएंगे और इनको अच्छी तरह मार भी पाएंगे। वो कोई इशू नहीं है। मैं एक सवाल ये पूछता हूं कि जनरली ये न्यूक्लियर बम के पीछे छुपते हैं। अगर हिंदुस्तान अभी स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या उसी पहली स्ट्राइक पर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चला देगा? और अगर वो ऐसी हिमाकत करेगा तो उसके बाद में पाकिस्तान कहां जाएगा? अजलान भट्टी साहब कहां जाएंगे? इमरान कहां होंगे? और जो मिनिस्टर जो कह रहे थे कि आंखें निकाल देंगे, वो कहां होंगे? जन्नत में होंगे कि जहन्नुम में होंगे? और किसकी आंखें निकालेंगे? ये कोई अगर इस पे जरा रोशनी डाले। और दूसरी चीज है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि आजकल जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि अगर पाकिस्तान थोड़ी सी भी हरकत करता है, न्यूक्लियर आर्सनल जो उसका है उसकी तरफ देखता भी है, अपने ही हथियारों की तरफ देखता है, तो वो हमसे पहले अमेरिका को और रूसियों को पता लग जाएगा। और अगर हमने ये ठान ली है कि हमने पाकिस्तान के ये सारे जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करना है, पाकिस्तान की कमर तोड़नी है, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इस प्रकार की इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उससे पहले कि पाकिस्तान सोच भी पाए, वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो जो जॉर्जिया की लड़ाई, जो लोग मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो जॉर्जिया की लड़ाई हुई थी, जो रशिया ने लड़ाई लड़ी थी, किस प्रकार से नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई लड़ी थी और किस प्रकार से जॉर्जिया का सारा कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन 1-1.5 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया था, इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ हो जाएगा।
तो ये कोई गलतफहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जो है बहुत कुछ कार्रवाई कर पाएगा। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन न्यूक्लियर बम को तरीके से हिंदुस्तान के मुकाबले खड़ा करना और उसको चलाना ये दूसरी बात है, और ये पाकिस्तान बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं कर पाएगा। और ये पाकिस्तान को भी मालूम है, इमरान खान को भी मालूम है, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। कभी यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, कभी सऊदी अरेबिया की तरफ देखते हैं। सर अरसलान भट्टी जुड़ गए फिर से, कोशिश कर रहे हैं। सर अरसलान भट्टी जुड़ गए, आपका सवाल उनसे भट्टी साहब वो पूछ रहे हैं, उन्होंने विस्तार से बताया कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोचिएगा भी तो क्या होगा और कैसे खत्म हो जाइएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने ये पूछा कि अगर पहली स्ट्राइक भारत ने की तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के बारे में सोचेगा क्या, और इतने काबिल हैं तो यूनाइटेड नेशंस क्यों गए विदेश मंत्री आपके रोते रोते कि देखिए भारत हमला न कर दे। उनका सैटेलाइट कनेक्शन जो है वो अभी से कटना शुरू हो गया, हमला हो गया तो क्या होगा। गोयल साहब मुझे ये बताइए, अगर पाकिस्तान वाकई इतना काबिल है जितना उनके मंत्री और नेता दिखा रहे हैं, तो उनके विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशंस क्यों गए दौड़ते दौड़ते? नहीं, ये बात तो सही है कि युद्ध में डर तो उनको भी है, डर तो उनको है कि अगर युद्ध हुआ तो घबराहट थी ना सर कि अगर हुआ तो मुझे जरूरत पड़ेगी भाई कि दुनिया रोके। वो बेसिकली यूएन गए हैं, क्लियरली उनका आइडिया ये है कि किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाल करके ये मामला यहां पर खत्म हो, ताकि अगर बातचीत हो या नहीं हो, लेकिन आगे ये बात जो है नहीं बढ़ेगी। लेकिन गोयल साहब सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। वही है ना कि, और वही बात जब मोहम्मद बिन सलमान वहां पर गए थे उनके सामने भी ये बात है कि हमको डायलॉग चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि बातचीत का वक्त अब नहीं है, ये कोई ना कोई इसका सामरिक ऑप्शन हमको करना पड़ेगा। ये तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं सर, वो तो बोलेंगे। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत विवाद हुआ बीते कई सालों में कि प्रधानमंत्री ये दौरा करते हैं वो दौरा करते हैं, लेकिन आज इस मुश्किल घड़ी में जिस तरीके से दुनिया भर के मुल्क हमारे साथ खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रूस हो, क्या ये हमने जो अपनी काबिलियत बढ़ाई या जो देशों से अपने संबंध बेहतर किए हैं उसकी निशानी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। ये पिछले कुछ सालों में जो भारत की साख बढ़ी है इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो साख जो बढ़ी है इस बात का पुख्ता सबूत है कि हम लोगों की ताकत को दुनिया मानती है अभी, और हम लोगों की जो साख है, हम लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, वो हमारे एक बहुत बड़ा एसेट है। यूएसए, फ्रांस, यूके, आप कितने देश है, 57 देश है। फ्रांस यूएन में गया है प्रस्ताव लेकर के कि असद मजूर असद को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित किया जाए। साथ में यूके भी है, यूएसए ने कहा है कि बड़ी डरावनी स्थिति है। तो क्लियरली हमको काफी सपोर्ट है इस साइड पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। खान साहब ये आप मानेंगे, खान साहब ये मानेंगे जो लगातार गोयल साहब भी कह रहे हैं कि इस देश ने बीते कुछ सालों में जो अपनी साख बेहतर की है उसका नतीजा है इस देश पे हमले, आतंकी हमले तो पहले भी हुए, लेकिन आज दुनिया जिस तरीके से खड़ी है, इजराइल कह रहा है आपको हमारी जो मदद चाहिए वो ले लीजिए, हम सोचेंगे नहीं और मदद करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस हमारे लिए वहां यूएन में प्रस्ताव लाएगा मसूद अजहर के खिलाफ। अमेरिका, रशिया सब हमारे साथ जिस तरीके से आज खड़े हैं, क्या ये हमारी बड़ी ताकत को नहीं दिखा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप ये कहते हैं ताकत, पहले भी हमले हुए हैं और पहले भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया को, जब इधर से हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो इंडिया को सपोर्ट किया है। सर इस तरीके का सपोर्ट नहीं था, कहते हैं कि ताकत इस तरीके का सपोर्ट नहीं था सर, सॉरी। तो जो सऊदी के क्राउन प्रिंस, अच्छा चलिए आपकी बात मैं आपके कहने को रख लेता हूं, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। अभी सऊदी के क्राउन प्रिंस कल रात लैंड करे हैं इंडिया में, मोहम्मद बिन सलमान। एक दिन पहले वो पाकिस्तान गए, $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया उन्हीं इमरान खान को, जहां से टेररिज्म पाकिस्तान आ रहा है। क्या वो फौज इस्तेमाल नहीं करेगी पैसा? और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री, और ये सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से भी और सरकार से भी, और प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़ के क्राउन प्रिंस को एयरपोर्ट लेने गए, प्लेन पे लेने गए और उनको झप्पियां दी, उनको गले मिले। किस लिए गले मिले? कि तुम पाकिस्तान को $20 मिलियन दे के आ रहे हो। ये इंटरनेशनल कमेटी आपकी कम्युनिटी की सपोर्ट है। दूसरी बात, जॉइंट स्टेटमेंट दिया मोहम्मद बिन सलमान ने और इमरान खान ने, जिसमें मसूद अजहर का कोई जिक्र नहीं था, पुलवामा अटैक का कोई जिक्र नहीं था।
आप ये बताइए कितनी बड़ी बात है ये। सर, आज भी एक जॉइंट स्टेटमेंट आई गर्मजोशी जिसमें ये लिखा गया कि हम आतंकवाद का ये इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। ये कंट्रीज करती थी। मौलाना अजहर मसूद का किसी ने जिक्र किया जिसे 99 में छोड़ा गया था। पुलवामा अटैक पे किसी को रिमांड पे लिया गया। पाकिस्तान की स्टेटमेंट में मौलाना बोल रहा है अजहर मसूद को शर्म आनी चाहिए। जो भी चाइना में जाके प्रधानमंत्री की के नाम पे आगे मौलाना लगाकर उसको महिमा मंडल कर रहा है। मेरे को बड़ा दुख है कि कोई आदमी जो है मौलाना बोल रहा है। चाइना मसूद अजहर एक आतंकवादी है और उसके नाम के आगे मौलाना नहीं लगाना चाहिए। ये शर्म की बात है जो भी कोई बोल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मौलाना क्यों लगा रहे आतंकी के नाम के आगे। नहीं, मैं सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल मैं अग्री करता हूं उनसे, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। उसे अजहर मसूद ही कहना चाहिए क्योंकि वो नाम में लिखते हैं तो आदत पड़ जाती है। वाकई में वो मौलाना कहने लायक नहीं है। बिल्कुल मैं अग्री करता हूं उनसे। मेरी ये गलती है, मुझे मसूद अजहर ही बोलना चाहिए उसे। आतंकी नहीं है कि आतंकी मसूद अजहर बोला जाए। मौलाना बहुत पाक शब्द है, बहुत ही पाक अलवज। आतंकी बोलना मैं बिल्कुल मानता हूं, आपसे अग्री करता हूं। मौलाना बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये तो ये उस वर्ड की बेइज्जती है एक तरह से। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं शुक्ला जी, लेकिन आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। बात है, ये तो बात सही है कि दुनिया आज जिस तरीके से भारत के साथ खड़ी है, किसी आतंकी हमले के बाद इस तरीके से दो बिंदु है। लेकिन वो कह रहे हैं आदरणीय जी आप बात कहिए। आदरणीय सुलेमान जी मेरी बात को सुनेंगे। नहीं ठीक, देखिए दो आपको बिंदु बता रहा हूं कि 1993 में मुंबई में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट हुआ था। बड़ा टेरर अटैक था और पूरी दुनिया का पहला टेरर अटैक था। और जिन लोगों टेरर अटैक के जो एक्यूज थे वो जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसकी सऊदी जो है वो चेयरपर्सन था उस जमाने में, वो वहां बैठे थे सारे अपराधी और सबको जो है 1993 से लेके 1998 तक सारे लोग हज करने मक्का जाते थे। ये रिकॉर्ड्स है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ये प्रेम शुक्ला नहीं कह रहे हैं। हमने जो डॉजियर्स दिए, डॉजियर्स में प्रोवाइडेड इंटरनेशनल फोरम पे हमने ये शेयर किए। तो हज करने 2000 में जब 1999 जब अटल जी की सरकार आई, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि हमारा नहीं, सुन लीजिए, नहीं हज करने पकड़ा जाता आतंकवादी को, भैया पकड़ा जाता। वो खुले हज करने आते जाते थे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मैं हज करने का विरोध नहीं कर रहा हूं। नहीं, एक आतंकवादी किसी देश में आपकी सरकार में और उसको वहां पर जो है रॉयल वेलकम मिल रहा है। कृपा करके सुन लीजिए। 99 में सुशांत जी यही सुशांत खान साहब आप सुन लीजिए ना सर, खान साहब सुन लीजिए। मेरी बात शुक्ला जी ये भी याद रखिए। मैं सुशांत जी इनसे कृपया कहिए, कृपया सुन ले, मैं सुन लीजिए। मैं सारी बातें पर आपके जब उत्तर देना चाहता हूं, सारी बातें सुन ली मैंने, आप थोड़ा धैर्य रखें। सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ सारे देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते कब हुए अटल जी के कार्यकाल में। परिणाम क्या हुआ, वहां से पहली बार आतंकवादी वहां से जो कोलकाता में बड़े कांड में शामिल था और जिसने उमर शेख को पैसे भेजे थे, उस आतंकवादी को डिपोर्ट किया गया। फिर आप देख लीजिए उसके बाद के कालांतर में 2008 की घटना के दौरान 2005 में दाऊद इब्राहिम का विवाह होता है और उसको प्रोटेक्शन दिए तब कुछ नहीं कर पाते हैं। ये आपके संबंध थे। और आज सऊदी अरेबिया आकर ये कहता है कि हम आतंकवाद पर आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, आपके साथ लड़ेंगे। अभी दाऊद इब्राहिम की बहन मुंबई के चली गई। शिष्टाचार, बेहतर संबंध बनाने में कौन लोग हैं? नहीं सुन लीजिए ना बाबा, अरे सुन तो लीजिए। तो दाऊद इब्राहिम आके चले जा रहा था। देखिए अभी कह रहे थे आतंकवाद से लड़ाई करी प्रेम शुक्ला जी, बताइए ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस को जो है दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध होने के बावजूद आप गुलाम नबी आजाद लाइसेंस दे रहे थे। हमें कह रहे हैं और लाइसेंस में साइन जो है वो जनपद में से किसी का नहीं, आपको भी लगता है कि इसमें जिस तरीके से दुनिया खड़ी है भारत के साथ, नहीं 10 सेकंड देने की कृपा करें। मैं बात को कंक्लूड कर सकती, मुझे 10 सेकंड कृपया दें, मैं बात को कंक्लूड कर सकूं। ताकतवर मुझे कृपया 10 सेकंड में मैं बात को कंक्लूड कर भारत के साथ खड़े ही नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं जैसे इजराइल ने कहा कि आपको जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। ये अपने आप में संकेत है कि पिछले कुछ विगत सालों में भारत की ताकत बढ़ी है, भारत की साख बढ़ी है। लेकिन मैं इस बात की ओर सबका इशारा चाहूंगा, सबको इस बात से ये जताना होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कल कितनी
शर्मो हया को उतार कर वो ये कह रहे थे कि मुझे एक्शनेबल इंटेलिजेंस दीजिए आप बात करते, मुझे हैरत होती है कि इतनी ज्यादा बेगैरती। आप जानते सब कुछ है, फिर भी उसी बात को गोलमोल कर चीजों को सामने परोसना, इससे पाकिस्तान को बचना होगा। और कल उनके प्रधानमंत्री ने कहा, आज उनके मंत्री एक के बाद एक बरगलाना शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल से इस समय जरूरत है कि भारत की जो कूटनीति चल रही है, जिसके तहत सारी दुनिया से समर्थन उनके साथ खड़ा है, ये अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से सधी हुई चाल भारत चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको घुटनों पे नहीं, इनको चलने के लायक नहीं छोड़ेगा भारत। और मैं इतना जरूर कहूंगा जी, आपने सही कहा, बेशर्मी जो है ना वो चरम बेगैरत है कि हर बार हारते हैं, हर बार उनकी हालत ऐसी हुई है कि शर्म आनी चाहिए, देश के टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद वो आज बैठकर आप सुन रहे थे कि कह रहे थे कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। लेकिन भारत का जवाब यही है कि अब जो कार्रवाई होगी वो देखने वाली होगी और दुनिया साथ खड़ी है, ये भी हमारे लिए इस वक्त पॉजिटिव बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा, मैं आज के लिए इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी।